Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our course Economics and Financing of Education EDUC 4124. We are going to start our lecture number 23rd. Chapter is the individual demand for education. The social rate of return approach will be studied. Today's agenda include the introduction to social rate of return and how it works as a guide to policy making, identifying the cost and benefits, and at the end some criticism of social rate of return. Introduction and social rate of return as a guide to policy making. Rate of return approach, whether that is social or simple rate of return. It means कि आज हम अपनी तालीम पे जितना पैसा या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को हमें वो क्या बेनिफिट देगा, ये चीज़ जिस अप्रोच से डिटर्मिन होती है उसे सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच कहते हैं. ये अप्रोच क्या है और ये पॉलिसी मेकिंग को किस तरह से गाइड करती है, ये हमने देखना है. The rate of return approach to evaluating investment in education can be applied to social spending in much the same way as to private spending. In this case, however, since we are measuring the profitability of society and total benefits enjoyed by the society, the discount rate of return that makes the net present value of the benefit is called social rate of return. So ये हमारी definition भी है. डिस्काउंट रेट और अदर वैल्यूज़ को निकाल के नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है सोशली, ये हमारा बेनिफिट भी कहला सकता है और हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट भी कहलाती है. सो ओवरऑल व्हाट इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज डिटरमिन्ड बाय दिस अप्रोच विच इज कॉल्ड social rate of return approach. This approach to education spending can serve as a guide to allocation of resources between the education sector and other sectors of the economy and also within the education sector itself. अब वो बताता है कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न ये तो बता देती है कि फ्यूचर में हमें कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिटर्न्स आएंगे. तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम सेक्टर ऑफ एजुकेशन में और अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का अंदाज़ा लगा लेते हैं. गवर्नमेंट को ये बात पता लग जाती है कि हमें तालीम पे कितना पैसा स्पेंड करना है और अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स में कितना पैसा स्पेंड करना है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आसान हो जाती है क्योंकि हम वहीं पे पैसा स्पेंड करते हैं जहाँ से हमें रिटर्न मिलता है. तो सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच हमें ये बताती है कि एजुकेशन में स्पेंड करने से क्या रिटर्न्स मिलेंगे. रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड अवे फ्रॉम दोज एरियाज ऑफ स्पेंडिंग दैट आर यील्डिंग लो रिजल्ट्स टुवर्ड्स दोज यील्डिंग हाई रिजल्ट्स. वो कहता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वहीं की जाती है जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं. जहाँ कम रिटर्न मिलते हैं वहाँ से हम पैसा स्पेंड नहीं करते. अवे फ्रॉम का मतलब है हम वहाँ पे पैसा खर्च नहीं करते. सोशल रेट्स ऑफ रिटर्न एज अ गाइड टू पॉलिसी मेकिंग. इट इज रेलिवेंट टू रिसोर्स एलोकेशन वेयर द एम इज टू प्लान पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय इकोनॉमिक क्राइटेरिया. जब हमें इस बात का अंदाजा हो जाए कि हाउ टू मोटिवेट पीपल टू स्पेंड मनी इन एजुकेशन, हम सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच से लोगों को गाइड कर सकते हैं. एंड ऑल्दो द रिजल्ट आर अनलाइकली टू प्रोवाइड द डिसीजन मेकर्स विद कंक्लूसिव आंसर्स, दे डू हेल्प टू आइडेंटिफाई पॉलिसी इश्यूज दैट माइट अदरवाइज रिमेन कंसील्ड and indicate the relevant cost and benefit involved in reallocating resources between different educational sectors. हमने सिंपली ये देखना है कि तालीम पे पैसा खर्च करने से, अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन से हमें क्या फ़ायदा मिलता है. ये अप्रोच हमें बताती है कि कहाँ हमने सही फैसला लिए, कहाँ री एलोकेटिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत है और कहाँ हमने सही फैसला लिए.
द पॉलिसी इश्यूज कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। वो कहता है कि हमें रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हमने कहाँ पे पैसा स्पेंड करना है ये डिसीजन हमें इस अप्रोच के थ्रू मिलता है। रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम अदर यूजेस which are assuming limited total resources. These uses may include, for example, expenditure on building a new estate, building a new motorway or building a new hospital. अब देखें 3 ऑल्टरनेटिव्स आगे हम किसी पे भी पैसा स्पेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या सोचेगी, अब उसको डिसाइड करना है कि हाउ टू एलोकेट इट्स एक्सपेंडिचर बिटवीन दीज डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस। इन जनरल, रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस has been less well developed to deal with decisions of allocation between different social policy areas such as housing, education and health than in the decision relating to the parts of the public sectors where goods are marketed, such as nationalized industries. Rate of return analysis provides one method of helping government to make choices between the alternative forms of social expenditure. इस सारे पूरी स्लाइड में आपने मेजरली ये बात बतानी है कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच गवर्नमेंट को गाइड करती है ताकि वो काफ़ी सारी चॉइसेस में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिसाइड कर सके, कहाँ सोशल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। चाहे हमने कोई मोटरवे बनानी है, नया हॉस्पिटल बनाना है, कोई नई बिल्डिंग खोलनी है, सोशल पॉलिसी मेकिंग के अंदर डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं और गवर्नमेंट को जो अप्रोच हेल्प करती है अच्छी चॉइस लेने में कि कहाँ पे सोशल एक्सपेंडिचर हो, ये हमें सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच गाइड करती है। चॉइसेस हैव टू बी मेड, ये बार बार इस बात का अंदाज़ा हमें बता रहा है कि हमें हर सूरत में डिसीजन लेना ही लेना होता है। तो जब भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है तो इस बात पे हमें पूरा यकीन है कि हमें जब तक अपने ऑल्टरनेटिव्स का नहीं पता होगा हम डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, कभी हमें कहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे पैसा खर्च करना है, कभी हमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोविजंस पे पैसा खर्च करना है, कहीं पे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज फुल टाइम या पार्ट टाइम बच्चों को दें, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट कोर्सेज पे पैसा खर्च करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट साइंस में करें, आर्ट्स में करें कि मेडिसिन में पैसा खर्च करें, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यूनिवर्सिटीज़ पे करें या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस पे करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन मेन पे करें या विमेन एजुकेशन पे करें, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। इन सब में हमें चॉइसेस हैव टू बी मेड, इन सब में से बेहतरीन डिसीजन लेना है। तो जहाँ से ज़्यादा रिटर्न आएगा हम ऑल्टरनेटिव्स में से उस ऑल्टरनेटिव के ऊपर एलोकेशन कर देंगे अपने पैसों की। नाउ देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। बेनिफिट क्या होता है? व्हेन सोशल रेट ऑफ रिटर्न आर कैलकुलेटेड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर measured are the increase in output that result to society from the increased productivity of educated people. सिंपल सोशल रेट ऑफ रिटर्न जब कैलकुलेट की जाती है तो हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ है। सोसाइटी को पढ़े लिखे लोगों की वजह से जो फ़ायदा हुआ है वो है उनकी इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उसका आउटपुट है, इसको हम बेनिफिट कहते हैं। जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में मेजर किया जाता है बाय एक्स्ट्रा अर्निंग एसोसिएटेड विद एडिशनल एजुकेशन, दैट इज स्टडीड अंडर बेनिफिट। तालीम की वजह से आपकी जितनी तनख्वाह बढ़ जाती है, जितना आप ज़्यादा अच्छा अर्न करने लग जाते हैं एडिशनल एजुकेशन की वजह से, और कितनी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, वो हमारा बेनिफिट है। अनलाइक द केस ऑफ प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न, इट इज़ ग्रॉस अर्निंग as differentials that accrue to the more educated rather than net post-tax earnings. ज़्यादातर ये अंदाज़ा एजुकेटेड पीपल में ही लगाया जाता है कि जो मोर एजुकेटेड है उनकी एडिशनल क्वालिफिकेशन की वजह से उनकी अर्निंग्स में कितना इजाफा हुआ है।
Cost are have been incorporated into social rate of return calculation, which is direct cost and indirect cost. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इसके अंदर रेकरेंट और कैपिटल दोनों आ जाती हैं. रेकरेंट मीन्स these include the institutional cost of teacher, salaries, administration, value of equipment, material, cost of research. These data are usually first collected on the basis of an average annual cost per student, unit cost. Recurrent cost का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन हर सेमेस्टर या हर साल के पीछे कितनी सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, इक्विपमेंट, रिसर्च पर बच्चा कितना स्पेंड कर रहा है, एवरेज एनुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये हमारी रेकरेंट कॉस्ट है. जबकि कैपिटल कॉस्ट है, दीज आर बेस्ड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू क्रिएट फैसिलिटीज एंड बिल्डिंग फॉर अ न्यू स्टूडेंट प्लेस. The life of such building once created might be 60 years or more. Total direct cost are found by adding together the recurrent and the capital. वो कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में ये दोनों शामिल हैं, रेकरेंट भी और कैपिटल भी. कैपिटल का मतलब है कि एक वक्त में अगर आपने एक बिल्डिंग बना ली है तो वो 60 साल तक आपको फायदा देती रहेगी या उससे भी ज़्यादा, तो ये उसकी कैपिटल कॉस्ट है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट कभी कभी की जाती है टू क्रिएट द फैसिलिटीज, जबकि रेकरेंट हर माह की जाती है, हर साथ साथ चलती रहती है. अब आता है कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ आउटपुट. इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब है एज्यूम्ड वैल्यू गिवन टू एन आइटम व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन एंड अवेलेबल. इट मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू है? प्रोडक्शन फॉरगोन बाय द सोसाइटी व्हाइल स्टूडेंट्स आर इन हायर एजुकेशन रादर देन एट वर्क. The imputed value is usually derived by taking the earnings that students might have paid had they entered the labor force with the preceding qualifications. अगर आप तालीम पे पैसा ना खर्च करते और जॉब्स ले लेते, तो अगर आपकी जो अपनी प्रीसीडिंग पुरानी क्वालिफिकेशन के साथ जो भी अर्निंग होती वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. इसको हमने फॉरगोन किया हुआ है क्योंकि अब आप आला तालीम के लिए अगली क्लासेस में मास्टर्स में बैठे हुए हैं. तो अगर आप बैचलर डिग्री के बाद ही अपनी तालीम हासिल करना छोड़ देते और जॉब पे चले जाते तो जो अर्निंग होती वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर मैयर होनी थी. नेक्स्ट है सम क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल रेट ऑफ रिटर्न. ये अप्रोच तो बहुत अच्छी है, हमें काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है. Even then, there are a number of reasons why their returns may not reflect the true social rate of return to education. These reasons are as follow. कहते हैं कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन फिर भी ये सारी एजुकेशनल प्लानिंग में मौजूद डाटा को प्रोवाइड नहीं करती है. इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म आया है कि डाटा कम होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करती, कंजम्पशन बेनिफिट्स को मैयर नहीं करती या इग्नोर करती है, अल्फा कोफिशिएंट को ठीक से नहीं निकालती, मार्जिनल प्रोजेक्ट एंड वेजेस को नहीं देखती, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को मैयर नहीं करती या पॉलिसी इम्प्लीकेशन में हमें ट्रू डाटा प्रोवाइड नहीं करती. तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे सोशल रेट ऑफ रिटर्न को क्रिटिसाइज किया गया और कौन से पॉइंट्स है जो इसकी क्रिटिसिज्म में ऐड हुए हैं. नंबर 1, डाटा. In order to calculate rate of return, detailed information on earning by age and qualification is required, as well as information on the cost of education provision. जब भी हमने सोशल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोग क्वालिफाइड है, उनकी क्या एज है, कितनी क्वालिफिकेशन है, किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे उनकी अर्निंग बेहतर हुई है. ये डाटा मौजूद नहीं है. Without these data, social rates of return cannot be properly calculated, and the use of shortcut and proxy measure may lead to biased result and incorrect policy implication.
तो हमारे हाँ सोशल रेट ऑफ रिटर्न का जो पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि हमें डाटा चाहिए। डाटा यानी हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कितनी क्वालिफिकेशन हासिल की, और जब वो मार्केट प्लेस में गए तो उनकी रेट ऑफ रिटर्न कितना रहा, उनको क्या क्या जॉब्स और अर्निंग हो रही है। ये डाटा हमारे पास मौजूद ना हो, फिर भी अगर हम इस अप्रोच की बुनियाद पे प्लानिंग करेंगे तो वो बायस्ड रिजल्ट देगी, इनकरेक्ट पॉलिसी होगी। तो नंबर 1 क्रिटिसिज्म यह है कि डाटा ही मौजूद नहीं है, कम या इनकम्प्लीट डाटा है जिसकी बुनियाद पे एक्यूरेट पॉलिसी नहीं डिज़ाइन की जा सकती। नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ये अप्रोच हमें अक्रॉस द इकोनॉमी, अक्रॉस द टाइम एनालिसिस करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती। कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न आर यूजुअली बेस्ड ऑन अ स्नैपशॉट पिक्चर ऑफ द एज अर्निंग रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सोशल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं स्नैपशॉट पिक्चर देती है हमें, छोटे टाइम में फौरन बता देती है कि इतना पैसा लगाओगे इतना रिटर्न आ गया। लॉन्ग रन डाटा को इग्नोर कर देती है। इकोनॉमिक्स ग्रो एंड चेंज ड्रामेटिकली often in a very short space of time, and for this reason social rates of return may be also change. So rate of return analysis is a short time marginal technique and therefore can only be guide to the way resources should be allocated at a margin. दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के लिए जो डाटा चाहिए होता है वो स्नैपशॉट पिक्चर के थ्रू नहीं हो सकता। सोशल रेट ऑफ रिटर्न शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में मैयर की जाती है, हमें फ़ौरन ये बता देती है कि इंक्रीज्ड अर्निंग रिलेशनशिप बाय एज क्या है, जबकि अगर हमने ट्रू सेंस में एजुकेशन को प्लान करना है तो हमें शॉर्ट टाइम मार्जिनल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये इस पर क्रिटिसिज्म है। नंबर 2 कंजम्पशन वैल्यूज। सोशल रेट ऑफ रिटर्न कंजम्पशन बेनिफिट्स को समहाउ इग्नोर कर देती है। ओवर स्टेट एजुकेशनल कॉस्ट, तालीम के अंदर जो आपके कंजम्पशन बेनिफिट्स हैं उसको मैयर ना करें तो हम ट्रू आपका रेट ऑफ रिटर्न नहीं मैयर कर सकते। द साइकिक और कंजम्पशन बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द एनालिसिस क्लियरली। Education spending is often undertaken for such reasons and is also given rise to such benefits in the future. By excluding consumption considerations from the analysis, there will be tendency to overstate education cost, some of which are incurred for assumption reasons, and to understand benefits that occur in the future. कंजम्पशन बेनिफिट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप अपने नोट्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, आप अपनी असाइनमेंट मेकिंग की प्रिंटिंग और एडिटिंग वगैरह के ऊपर कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम या तो ज़्यादा एस्टिमेटेड अमाउंट डाल दें या उनको इग्नोर कर दें, इस वजह से एजुकेशन कॉस्ट ओवर स्टेट हो जाती है। या तो हम अपना एस्टिमेशन बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो कंजम्पशन बेनिफिट्स को मैयर नहीं करती है अप्रोच, इसलिए भी ट्रू डाटा प्रोवाइड नहीं करती। नंबर 3 द अल्फा कोएफिशिएंट वैल्यू। द अल्फा कोएफिशिएंट इज दैट proportion of the increased earning of the more educated, that is the result of their additional education. इसका मतलब ये है कि तालीम की वजह से लोगों की अर्निंग में जितना इजाफा हुआ है उसको मैयर करने के लिए ये अल्फा कोएफिशिएंट वैल्यू बनाई गई है। सोशल रेट ऑफ रिटर्न अल्फा कोएफिशिएंट वैल्यू को एक्यूरेटली मैयर नहीं करती। इन मैयरिंग द बेनिफिट्स इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट ग्रॉस अर्निंग डाउन टू टेक अकाउंट of the fact that not all the earnings of the more educated can be attributed their additional education.
Other factors such as ability, social class will also influence people earning. अल्फा कोफिशिएंट कहती है कि जितनी भी हमारी इंक्रीमेंट आया है अर्निंग में वो हमारी एडिशनल तालीम की वजह से, जबकि वो अदर फैक्टर्स को कैलकुलेट करने से इग्नोर कर देती है। इसलिए भी सोशल रेट ऑफ रिटर्न पे क्रिटिसिज्म है। मार्जिनल प्रोजेक्ट्स एंड वेजेस, ये सोशल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी वेज और अर्निंग को डिटरमिन करने के लिए एक्यूरेट अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी तनख्वाह और जितना आप अर्न करेंगे उसका ताल्लुक आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ है। हर लेबर मार्केट या जो जहाँ जाके आपने परफॉर्म करनी है अपनी ड्यूटीज, वो कंपेटिटिव हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं। जो तनख्वाह आपको पंजाब में मिलती है शायद आपको सिंध प्रोविंस में डिफरेंट मिले सेम तालीम के साथ। इसका मतलब है कि इकोनॉमी चेंज होती रहती है और कंपेटिटिव मार्केट प्लेस है। वहाँ पर रहते हमने देखना है कि वेज तनख्वाह डिटर्मिन कैसे होगी। मार्जिनल प्रोजेक्ट्स एंड वेजेस का डिटर्मिन करती है। तो ये अप्रोच उसमें भी हमें फुली इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? दिस इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन economists about whether the higher earning of the educated people really can be taken as a measure of the direct economic benefits of education, or whether these in fact only reflect imperfection in the labor market. ज़रूरी नहीं कि किसी की तनख्वाह का कम या ज़्यादा होना सिर्फ तालीम की वजह से हो। कुछ अदर फैक्टर्स, स्किल्स और लेबर मार्केट की इम्परफेक्शंस भी हो सकती हैं। However, as first approximation and in the absence of any other general theory distribution, there may be no reason to suppose that so educated workers will paid consistently more or less than their marginal project, at least in the private sector. This is not to deny that there are market imperfections. Marginal projects can be accurately measured in all occupations, especially those in the public sector. कहता है कि मार्जिनल प्रोजेक्ट्स और वेजेस का अंदाज़ा प्राइवेट सेक्टर में लगाना मुश्किल है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये एक्यूरेटली मेजर हो सकती हैं। पर्पस क्या है कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न इनका भी हमें अंदाज़ा बताए ताकि हमें क्लियरली पता हो कि क्या एजुकेशन की वजह से अर्निंग और वेजेस में फ़र्क पड़ता है तो किस हद तक पड़ता है, लेकिन सोशल रेट ऑफ रिटर्न इनको मेजर करने से कासिर है। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, तालीम के साथ हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं जो कि मॉनेटरी भी हैं और नॉन मॉनेटरी भी हैं। तो इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स को ठीक तरीके से मेजर नहीं कर पाती, जिसमें हमारा आता है बेटर एजुकेटेड प्रेजेंट जनरेशन बेनिफिट्स, फ्यूचर फैमिली ऑफ द एजुकेटेड पीपल। बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को सोशल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली मेजर नहीं करती। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, हम ये देखते हैं कि क्वालिफाइड मैन पावर की निस्बत अनक्वालिफाइड मैन पावर भी प्रोडक्टिविटी में अपना किरदार अदा करती है ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हमें हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और अर्निंग्स भी, तो उनको एक्यूरेटली सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच मेजर नहीं करती। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, इस पॉइंट में वो ये बताता है कि सोशल रेट ऑफ रिटर्न हमें इंफॉर्मेशन तो ज़रूर देती है, लेकिन इसकी बुनियाद पे मुकम्मल तौर पे एक पॉलिसी बना लेना मुश्किल काम है, गलत होगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट लिव्ड अप्रोच है। ऑल्दो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये हमें कोई ना कोई बेनिफिट तो दे ही रही है, लेकिन टोटली इसको ऊपर रिलाई करने से हम पॉलिसी नहीं बना सकते। एजुकेशनल प्लानर्स विल ऑलवेज हैव टू वे द रेट ऑफ रिटर्न रिजल्ट अगेंस्ट अदर कंसिडरेशंस बिफोर डिसाइडिंग ऑन पॉलिसी। हमें पॉलिसी बनाने के पहले सोशल रेट ऑफ रिटर्न के रिजल्ट को जरूर देखना है, लेकिन सिर्फ इसको नहीं देखना, और लोग चीज़ों के और एनालिसिस के रिजल्ट्स को भी देखना है ताकि हम एक फुल पॉलिसी बना सकें। सोशल रेट ऑफ रिटर्न रिजल्ट्स आर वन इनपुट इनटू डिसीजन मेकिंग।
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो दे ही रही है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता. It is desirable that before policy is decided, all relevant information, including rate of return, should be examined. तो ये कंक्लूजन है कि हमें पॉलिसी डेवलपमेंट के वक्त बहुत सारे एनालिसिस से आया हुआ डाटा हेल्पफुल होता है. सोशल रेट ऑफ रिटर्न उनमें से वन इनपुट के तौर पे काम करती है. So in this lecture, we have thoroughly seen that what is social rate of return approach, what are the policy implications, and what is the criticism on this approach as a policy making guide. Thank you.